नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों, कल से आपको बिहार दरोगा मेंस का एक और प्रैक्टिस सेट आपको शाम में हम चलाने वाले हैं, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राष्ट्रगान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इसमें सही है? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 तथा 3 तीनों आपका ठीक है। यह भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य कर सके। यानी कि राष्ट्रीय गान के लिए अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में कथन आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अब कथन है कि अपने कार्यालय के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सही है परंतु कारण जो है वो आपका गलत है। यानी कि कारण जो है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, यह आपका कारण जो है गलत है और कथन जो है सही है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में स्थापित हुआ था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। और मंडल आयोग केस में 1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए एक अस्थायी आयोग का निर्देश दिए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन करता है और उच्चतम न्यायालय जो है संविधान का अंतिम व्याख्यादाता होते हैं और उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले और संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 से 243 के 9 तक पंचायती राज से संबंधित है। और आपको कुछ बता देते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का समावेश किया गया है जो स्थानीय महत्व और लोक कल्याणकारी विषयों से संबंधित है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय ने। एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था और 20 अगस्त 1920 को एम एन राय ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक मानवेंद्र नाथ राय थे। मानवेंद्र नाथ राय जो थे वह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसाई धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था रोमन साम्राज्य ने। और रोमन साम्राज्य के संस्थापक अगस्टस सीजर था और रोमन साम्राज्य के क्रूर शासक नीरो था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिब्रे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो थी वह लिब्रे थी और फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था और 1794 से पहले आपको फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। नेक्स्ट देख लेते हैं और वर्तमान में जान लेते हैं। वर्तमान में फ्रांस की मुद्रा जो है वह आपको यूरो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका राइट आंसर हम बताए थे 7 का बी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि भारत में वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। यानी कि क्रमशः वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, और वरीयता क्रम में 10वें में शामिल है राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, और वरीयता क्रम में 9 के ए में शामिल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यानी कि आपको वरीयता के क्रम में दिया हुआ है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह आपको 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 + 3 + 5 बराबर 180 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 डिग्री 1 के वैल्यू जो हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगा, सबसे छोटे कह रहा है तो 2 के वैल्यू हो जाएगा 36 और सबसे बड़े कह रहा है 5 का तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। और 90:36 इसको जोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको कह रहा है कि सबसे छोटे का अनुपात और 36 का अनुपात कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7:2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करते हुए यह निर्णय लें कि इनमें से कौन सी धारणा या कथन अंतर्निहित है। कथन है कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है और धारणा है कि नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है और विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देते हैं। यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन अंतर्निहित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल कथन 1 जो है वह अंतर्निहित है। यानी कि स्पष्ट है कि बच्चों में नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम में शामिल होकर ही आता है, यानी कि कथन 2 से संबंधित नहीं है। यानी कि इसका कथन जो 1 है वो आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
12 में आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 17 जनवरी 2004 का दिन आपको शनिवार दे रहा है और 17 जनवरी 2004 से 17 जनवरी 2013 तक विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको 17 जनवरी 2013 से 10 अप्रैल 2013 तक विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा वो आपको 6 हो जाएगा। उसके बाद 17 जनवरी 2004 से 10 अप्रैल 2013 तक कुल विषम दिनों की संख्या उसके बाद आपको 4 हो जाएगा और आपको 10 अप्रैल 2013 का दिन जो है वह शनिवार है और उसमें यह 4 जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुधवार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठा पद क्या होगा। तो आपको बाईं से जब 15 दे रहा है और उसके यानी कि श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें और उसके बाद दाईं ओर छठा कह रहा है तो यानी कि यह आपको 6 भी जो इसमें जुट जाता है। बाईं से अगर कहेगा तो जुट जाएगा यानी कि 15 और 6 जो है यानी कि आपको 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बाईं ओर से 21 आपको गिनिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का उल्लेख मिलता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश शासकों का निवास था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुगल। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला मुगल राजवंश के शासकों का निवास था और दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला में लाल बलुआ पत्थर और चुनार से लाल किला में लाल बलुआ पत्थर जो है वह चुनार से लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। सतलज नदी चीन और भारत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है और सतलज नदी जो है वह मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामंत। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा सामंत के रूप में मान्यता देते थे और सामंतवाद की प्रवृत्ति भारत में छोटे छोटे राज्यों के उत्थान का कारण बना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मपुत्रा। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां से बने हैं जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याब हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमांगयुंगडुंग हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यानी कि 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी जो कि एक केंद्रीकृत योजना बनाने वाली संस्था थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसको अधिक संघात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। और भारत का सर्वोच्च जो है अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। और 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करता था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करता रहा था। और 1835 के बाद अंग्रेजों ने भारत में कृषि को 1835 के बाद अंग्रेजों ने भारत में कृषि को व्यवसायीकरण से जोड़ दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीदा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई और उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की लंबाई जो है वह 320 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। और नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग जो है वह आपको 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग स्पेसीज है, परंतु वे किस वंश यानी कि जीनस के अंतर्गत आते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो आपको सोलेनम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। रोजिसी कुल में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आते हैं। और क्रूसीफेरी कुल में मूली, सलजम, सरसों आते हैं। और धतूरा, बेलाडोना, मिर्च जो है सोलेनम वंश से जुड़ा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजाइलम कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न होता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी। इस स्थिति में रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की संख्या असमान से कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणों के विलयन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसका प्रयोग दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा MgOH2। नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 में कह रहा है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्नवीनीकरण।
पुनर्नवीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। निर्वाचन की यह प्रमुख प्रणाली है और यह मत प्रणाली सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि सोडियम की खोज किसने की। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की। सोडियम अत्यंत क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दे रहा है कि a + b = 4 और ए बी के वैल्यू 3 दे रहा है और ए क्यू + बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आपको फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है आपको, यानी कि a + b के पावर 3 माइनस 3ab इंटू a + b। इसी फार्मूला से आप लोग अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि a + b के पावर 3, यानी कि इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 4, यहाँ पे 4 रखिएगा तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, और माइनस 3ab यानी कि ab के वैल्यू 3 दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद a + b के वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिएगा और इसको घटाइएगा 64 में से 36, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABCB पर समकोण है, BD इसकी ऊंचाई है और AD = 9 सेंटीमीटर और DC = 16 सेंटीमीटर, तो BD का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 35 नंबर में दे रहा है कि tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 sec 60 का मान क्या होगा। यहाँ पे इसका मान रख दीजिएगा। tan 45 का मान 1 होता है, उसके बाद sec 60 डिग्री का मान होता है 2, मान रखिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √3 + 8 इंटू बाई √3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी से। सबसे अधिक मुहर जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और हड़प्पा सभ्यता की मुहर मुक्त वर्गाकार या आयताकार होती थी और हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स थे और वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान में मांटगोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उस समय शासक अजातशत्रु था और प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो किए थे वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। मृच्छकटिकम यदि क्षुद्रक कृत था, इसके लेखक थे शूद्रक। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है और इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इटली का निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया और देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस निवासी अब्दुल रजाक भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अकबर के सैन्य अभियानों के काल क्रमानुसार सजाना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपको मालवा विजय, उसके बाद
गुजरात विजय, उसके बाद हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध, और उसके बाद कश्मीर विजय, और सिंध विजय, और अंत में असीरगढ़ का विजय हो जाएगा। अकबर के विजय अभियान का क्रम बता देते हैं, उसका डेट। मालवा विजय जो हुआ था वो आपको 1561 में हुआ था। गुजरात विजय 1572 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1576 में। कश्मीर विजय 1586 में, और सिंध विजय जो हुआ था वह 1591 में हुआ था, और असीरगढ़ का जो विजय हुआ था वह 1601 ईस्वी में अंतिम विजय है। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू जो दे रहा है वह सही नहीं है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू गलत है। आपको 1925 में सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किए थे। पंडित मोतीलाल नेहरू। बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी सही है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस सही है, और मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी सही है। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन जो हो जाएगा 1928 मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि सरोजनी नायडू जो है वह 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मास की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे, यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है, यह आपको चयन करना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप निरीक्षक पुलिस जो है यह कार्यपालिका का अंग है। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है, और सभी के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, और कार्यपालिका के द्वारा सरकार चलती है, और सभी मंत्री और सेवक इसके अंग होते हैं, और विधायिका का कार्य विधि विधान बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, और भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में देश को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक आपको तत्व को चर्चा है, और नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, और बेचते समय वह कुछ छूट देता है जिसमें उसे 1% की हानि होती है, उससे कितनी छूट दी होगी। 46 का आपको यानी कि मानना है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचता है, तो बेचते समय कुछ छूट देता है, यानी कि 100 रुपये में कुछ छूट देता है, और उसे 1% की हानि होती है, यानी कि बराबर 99। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें 10 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं, और 14 आदमी 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे। 47 का राइट आंसर आपको M1 गुने D1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 बटा W2 फार्मूला से बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता।
घोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो इसका यानी कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के आपको लाभ पर बेचा है, यानी कि पहला क्रय मूल्य जो हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 115 में बेच रहा है, तो यह पहला क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, यानी कि 75 में अगर खरीदा होता तो 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 132 का लाभ होता। तो यानी कि 175 में वो आपको खरीदता तो 132 का उसे लाभ होता। तो 75 गुने 132/100 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 99, यानी कि आपको 115 रुपया वस्तु जो है पहला वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 99। तो यानी कि इसका अंतर हो जाएगा 16%, और जो कि 60 रुपया कम दे रहा है, यानी कि 16 का वैल्यू हो जाएगा 60, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 375 रुपया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 गुना 3 और माइनस कर दे रहा है 2, माफ़ कीजिएगा 15 गुना 3 -3 कर दे रहा है। उसके बाद 42 गुना 3 -3 कीजिएगा, उसके बाद 123 गुना 3 -3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1095। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा डैश है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रहा है कि ये इस यानी कि DOR के 5 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करते हुए कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो आपका उत्तर यानी कि भी होगा, तथा यदि कोई शब्द बनना संभव नहीं हो तो आपका उत्तर एल होगा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओ हो जाएगा, क्योंकि इसका शब्द बन रहा है ड्रॉन, यानी कि DROWN। इसका मतलब होता है डूबना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको त्रिभुज बताना है। वर्ग जो है, वर्ग में त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 16। उसके बाद ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दे रहा है इसमें गिनिएगा तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 6 का गुना 2 कर दे रहा है 12, 12 का स्क्वायर, 3 का गुना 3 के स्क्वायर और 5 गुना 4 यानी कि 20 के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 400। नेक्स्ट देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में अच्छी होती है। और काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है और काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि काल बैसाखी किसका प्रकार है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चक्रवाती तूफान का नाम है। काल बैसाखी एक चक्रवाती तूफान का नाम है। ग्रीष्म ऋतु में असम में पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आंध्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कॉफ़ी के कृषि के लिए लाभदायक होता है। और आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में विशेषकर केरल में आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आपको पीटी एग्जाम में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन। और उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि काल बैसाखी किसका प्रकार है। ये तो हम बता दिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कृष्णा नदी पर है।
कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से हुआ है और कृष्णा नदी की ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली और कछारी मिट्टियाँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 58 में आपको कह रहा है कि एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। एस्बेस्टस खनन एवं निर्माण उद्योग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गालक, फ्लक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साधारण लवण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 में कह रहा है कि मेढक में दांत होते हैं। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होमोडोंट। मेढक में दांत होमोडोंट होते हैं और छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि परागकण का अर्थ है। परागन का अर्थ है। 63 में कह रहा है कि परागन का अर्थ है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परागधानी से परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 में आपको कह रहा है कि उपापचयी एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 65 कह रहा है कि ऑलेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह थोरियम का अयस्क है। थोरियम के 3 अयस्क है, एक ऑलेनाइट है, एक मोनाजाइट है और एक थोरेनाइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 66 में आपको कह रहा है कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन, यानी कि O3। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मणिपुर राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान योंगपो लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुआ था 1982 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 में कह रहा है कि निम्न में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का अस्थलरुद्ध देश है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र अस्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69 में कह रहा है कि इरावदी नदी को निम्न में से किस देश के जीवन धारा कहा जाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है और इरावदी नदी की लंबाई जो है 2190 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्रमण। परिक्रमण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि रामानुज कप का संबंध किस खेल से है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं 73 में कह रहा है कि ऑटो वाहनों में द्रवचलित हाइड्रोलिक ब्रेक 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। 74 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 75 में वैज्ञानिक और उनके आविष्कारकों को मिलान करना है, वैज्ञानिक है और आविष्कार है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी मार्कोनी जो हो जाएंगे रेडियो के, उसके बाद जेल बेयर्ड टेलीविजन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो हो जाएंगे वह टेलीफोन, और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन के हो जाएंगे, यानी कि 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 15 फरवरी, 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में 15 मई दे रहा है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावत भाटा 5 जो है वह राजस्थान में है, रावत भाटा 6 जो है ये भी राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में है, और कुंडलकुलम प्रथम जो है ये भी तमिलनाडु में है, यानी कि 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 में कह रहा है कि एक बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग बराबर है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, n-2 इंटू 180 डिग्री। आपको बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री, इसी से बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है, कृत है और संस्थापक है, 79 में कृत है और संस्थापक है, 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वह पंडित मदन मोहन मालवीय, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी। तो इसको आपको ये फॉर्मूला से ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, इसी फार्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलिकट झील जोन है वह आपको तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील जोन है वह आपको कश्मीर में है, और सांभर झील राजस्थान में है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में कथन दिया हुआ है और कारण, राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना है जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे हैं और कठिनाई पूर्वक अपना जीवन गुजार रहे हैं। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जिनेवा में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और WTO गैट का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं 85 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकी वर्ग का नहीं है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा जो है वह कशेरुकी वर्ग का नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में से सिर्फ एक शब्द ही उस दिए गए शब्द के अक्षरों से बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात करना है। इसी में से आपको खोज करके देखना है कि कौन शब्द बनेगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जो ऑप्शन है बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
ये आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिस तरह आपको कह रहा है उसी तरह आपको इसको चलना पड़ेगा। यानी कि अनुराधा अपने कार्यालय के 1 किलोमीटर जाती है, तो आपको जिस तरह कह रहा है डायरेक्शन उसी तरह जाइएगा, उसी तरह आपको इसका सोल्यूशन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.5 किलोमीटर। और दोस्तों इसका हम PDF देंगे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन का, आप वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना यानी कि फेमस को इतना और लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि F से एक आपको घट रहा है और एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, उसी तरह कीजिएगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन नहीं करता। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते। सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर CV रमन को। CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है और गाय के दूध का रंग जो है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R वेंकट रमन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जहाँ की साक्षरता दर 63.8% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए, यह मुरली भड़हवा गांव के थे। मुरली भड़हवा के ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में आपको कह रहा है कि कंप्यूटरों के लिए IC चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में दे रहा है कि देश है और खेल है। माफ़ कीजिएगा, देश और यहाँ पे गलत दे दिया है, यहाँ पे उपाधि देना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए नाम और उपाधि। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के उपनाम से जानते हैं। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को आपको भारत का वयोवृद्ध पुरुष, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुआ। बोकारो इस्पात रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ और बोकारो इस्पात कारखाना भारत सरकार की सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया और दुर्गापुर इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया और भिलाई इस्पात कारखाना जो है वह रूस के सहयोग से बनाया गया। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का
प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।